हेलो फ्रेंड्स। सो ये जो वीडियो है, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि अगर आपका एक ईगो है कि ब्रीफ वेलोसिटी जैसा टॉपिक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, इसका भरपूर नॉलेज है आपके पास, तो आपको मैं एश्योरेंस देना चाहता हूँ कि ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपको अपने नॉलेज पर डाउट होने लगेगा, आपका कॉन्सेप्ट वाइब्रेट करेगा और फिज़िक्स को देखने का नज़रिया आपका कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा और आपको एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, एक मूवी देखने के जैसा मिलेगा। तो मुझे पता नहीं है वीडियो कितना लंबा होने वाला है, लेकिन प्लीज़ इस वीडियो को स्किप ना करके पूरा देखिएगा और बहुत ध्यान से देखिएगा पहले से। एक स्टोरी से मैं बिगिन करता हूँ इस टॉपिक को, स्टोरी के रूप से, कि ड्रीप वेलोसिटी जब मुझे सिखाया गया था स्कूल में, जब हाई स्कूल मतलब क्लास 12 में जब मैं था, तब हमें ऐसे सिखाया गया था कि अगर मेरे पास एक मेटालिक कंडक्टर है, मेटालिक कंडक्टर, अगर इस कंडक्टर का लेंथ लेंथ एल है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और इसके दोनों एंड में एक पोटेंशियल डिफरेंस भी है, जिसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई जनरेट हो रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई जनरेट हो रहा है और हमें ड्रीप वेलोसिटी फाइंड करना है। और इस ड्रीप वेलोसिटी को हम क्या बोलते थे कि जो एवरेज वेलोसिटी of the electron by which they are drifted towards the electric field, the average velocity। इस पॉइंट को आप नोट कीजिएगा, the average velocity, इसको हम ड्रीप वेलोसिटी बोलते थे। तो हमको एकदम सिंपली, जो कि मुझे पता नहीं बाकी स्टूडेंट्स को कैसे सिखाया गया, लेकिन हमारे स्कूल में हमारे टीचर ने ऐसे ही हमें सिखाया था कि जो ड्रीप वेलोसिटी है वो क्या होता है, जो हज़ारों बिलियन जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो फ्री चार्ज कैरियर है, वो क्या करते हैं, कोलिजन्स करते रहते हैं, मतलब रैंडम डायरेक्शंस में मूव करते रहते हैं ड्यू टू द थर्मल एनर्जी, ड्यू टू द टेम्परेचर। उनके पास, इलेक्ट्रॉन्स के पास एक एनर्जी होता है, जिस एनर्जी के कारण, जिस थर्मल एनर्जी के कारण इलेक्ट्रॉन रैंडम डायरेक्शंस में रैंडम वेलोसिटी के साथ मूव करता है और मूव करते समय एक दूसरे के साथ कोलिजन्स भी करते हैं। तो इस सिनेरियो में हमने कैलकुलेट करना होगा कि ड्रीप वेलोसिटी कितना होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम मानते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में है तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, फोर्स विल बी ई इंटू कैपिटल ई। जो स्मॉल ई है वो चार्ज ऑन वन सिंगल इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अगेन फोर्स होता है एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, विल बी इक्वल टू स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई। और अगर हम एक्सेलरेशन फाइंड करें तो वो होगा स्मॉल ई कैपिटल ई डिवाइडेड बाई ए, सॉरी एम। इतना तक एकदम सिंपल, एकदम पानी जितना साफ है ये चीज़, और इसमें कोई डाउट या शंका की कोई बात नहीं है, ठीक है। ये बहुत ही आम और बेसिक कॉन्सेप्ट है कि एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू स्मॉल ई कैपिटल ई डिवाइडेड बाय एम। दिस इज़ वेरी सिंपल। अच्छा, तो इस कंडक्टर की बात जब हम करते हैं तो एक चीज़ ध्यान देने वाली चीज़ है कि ये तो हमें मिल गया, एक्सेलरेशन इक्वल टू ई बाई कैपिटल स्मॉल एम। तो अगर ड्रीप वेलोसिटी को हम ऐसे मान लेते हैं कि हमें पता है, इक्वेशंस ऑफ मोशन से हमें पता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो अगर हमारा इनिशियल वेलोसिटी हम ज़ीरो मान लेते हैं कि ज़ीरो से सब कुछ स्टार्ट हुआ, तो v इक्वल टू ज़ीरो प्लस ए टी होगा और उसके बाद a हमारे पास है ई एम, और t को अगर हम टाउ बोल दें, जिसे कि रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, उसे कहते हैं एवरेज टाइम। वर्ड को नोट कीजिएगा, एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, ठीक है। तो ऐसे ही हमें ड्रीप वेलोसिटी का एक्सप्रेशन मिलता है, जो कि होता है स्मॉल ई कैपिटल ई डिवाइडेड बाई एम इंटू टाउ। ऐसे हमें हायर सेकेंडरी में सिखाया गया, लेकिन हम पता नहीं क्यों हमारे दिमाग में कुछ क्वेश्चंस नहीं आया तभी, लेकिन ये मेथड
एक मतलब कोई सेंस ही नहीं बना रहा है। क्यों सेंस नहीं बना रहा है? क्योंकि यहाँ पर हमने इनिशियल वेलोसिटी को 0 माना, पर क्यों? कोलिजन के बाद अगर ये एक दो पार्टिकल है, इन दोनों पार्टिकल ने कोलिजन किया, तो इस पार्टिकल किसी एक दिशा में मूव करेगा और इस जो इन दो पार्टिकल था वो दो पार्टिकल किसी दिशा में मूव करेंगे। उसके बाद जो इनिशियल वेलोसिटी होगा वो तो 0 नहीं होगा, तो हम डायरेक्ट कैसे 0 मान सकते हैं? ठीक है, तो ये हुआ पहला क्वेश्चन कि हम कैसे यू को 0 मान लिया। दूसरा क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये जो पार्टिकल है, अगर ये एक पार्टिकल है और ये एक पार्टिकल है, जब ये पार्टिकल जब इस पार्टिकल के पास जाएगा कोलिजन से पहले, क्या ये सेम वेलोसिटी में एक कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव करेगा या एक एक्सेलरेटेड वेलोसिटी में मूव करेगा? द आंसर इज एक्सेलरेटेड वेलोसिटी में मूव करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक एक्सटर्नल फोर्स स्मॉल ई कैपिटल ई एक्ट हो रहा है, तो यहाँ पर प्रत्येक पॉइंट पर वेलोसिटी चेंज हो रहा है। और ये जो भी है, ये कौन सा भी है? ये इस पॉइंट से इस पॉइंट जाने तक का एवरेज वेलोसिटी नहीं है। ये जो वेलोसिटी है ये कोलिजन से जस्ट पहले वाले पॉइंट में होने वाला वेलोसिटी है। तो हमारे डेफिनेशन में एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट था कि द एवरेज वेलोसिटी, लेकिन हम तो फाइंड कर रहे हैं जो जस्ट एक कोलिजन से पहले का वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं। और एग्जाम्पशंस में क्या रखा है कि यू इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू 0, जो कि किसी एंगल से भी कोई सेंस नहीं बनाता। अच्छा, तो ये जो पहला क्वेश्चन है इसको मैं थोड़ा साइड में रखता हूँ। ठीक है, थोड़ा साइड में रखता हूँ कि यू को हमने क्यों 0 माना। मान लेता हूँ कि यू 0 है। ठीक है, फिलहाल के लिए हम मान लेते हैं कि यू किसी तरह से 0 है, वो हम बाद में देखेंगे। लेटर ऑन वी विल सी हाउ यू वी कैन एज्यूम दैट यू इज़ 0। ठीक है, यू को हम 0 मान सकते हैं, कैसे मानेंगे, क्यों मानेंगे, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो भी है, इस भी को तो हम फाइनल वेलोसिटी से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, किसी भी एंगल से नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। तो जब मैंने हमारे 5th सेमेस्टर सॉलिड स्टेट फिजिक्स में फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी पढ़ने की थोड़ी कोशिश की, तो मैंने एक चीज़ वहाँ से जाना कि वहाँ पर जब डिराइवेशन करते हैं तो उधर में ये वाला फॉर्मूला यूज़ करता है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू को अगर हम 0 मान लेते हैं तो यू टी वाला टर्म हो जाएगा हमारा 0, तो हमारे पास क्या रह जाएगा 1/2 ए टी स्क्वायर। देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे हाई स्कूल फिजिक्स या आप कह सकते हैं कि जूनियर कॉलेज फिजिक्स में बहुत ही मतलब लाइटली पढ़ा दिया जाता है, ऊपर से पढ़ा दिया जाता है और बोल दिया जाता है कि वी डी इक्वल टू ई बाई टाउ, जो भी इक्वल टू यू प्लस 0। लेकिन इसके अंदर घुसकर कोई शायद ही सोचता होगा कि कैसे हो सकता है, ये भी हम क्यों ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं? ये तो हमारे एवरेज वेलोसिटी है ही नहीं। दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच ये तो एवरेज वेलोसिटी कौन सी एंगल से भी नहीं है, किसी भी एंगल से भी नहीं है। तो हम कैपिटल भी को तो नहीं ले सकते इधर में, सॉरी इस भी को तो नहीं ले सकते जो फाइनल वेलोसिटी है। और यू को कैसे 0 मान रहे हैं उसका भी कोई सेंस यहाँ पर नहीं बन रहा। तो ये तो एक मतलब लॉजिकलेस मैथमेटिक्स हो गया हमारा। अच्छा, तो इधर में हम क्या कह रहे थे कि हम अगर एस को फाइंड करें, एस मतलब जो एवरेज डिस्टेंस है बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, तो वो हमारा क्या निकल के आएगा, ये एवरेज डिस्टेंस है। एक पार्टिकल इधर से इधर जाएगा, कोई बहुत दूर जाएगा, कोई बहुत पास में जाके कोलिजन करेगा। तो हमारा जो एवरेज डिस्टेंस है, ठीक है, एवरेज जो वैल्यू है दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में, वो होगा एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू को हमने 0 माना है, वो देखेंगे कैसे 0 होगा, तो ये होगा हमारा कैंसिल। तो अब हमारे पास है हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा, तो ये तो हमारा फिक्स्ड है, उसने मैंने पहले ही बोला था कि इसमें कोई आर्गुमेंट की बात नहीं है, ये सभी मान सकता है, इसमें कोई मतलब कन्फ्यूजन की बात नहीं है कि एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू स्मॉल ई कैपिटल ई डिवाइडेड बाई एम। टी को अगर हम रिलैक्सेशन टाइम और आप कह सकते हैं कि दो कोलिजन के बीच होने जितना टाइम लगेगा उसका एवरेज टाइम है, तो टाउ स्क्वायर बोल सकते हैं। तो ये हो गया एस। तो जो हमारा एवरेज वेलोसिटी है जिसको कि हम ड्रिप वेलोसिटी बोल रहे हैं, वो क्या होगा,
वो डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू कॉलिजन्स, ठीक है, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू कॉलिजन्स डिवाइडेड बाय एवरेज टाइम होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, हाफ स्मॉल ई कैपिटल ई डिवाइडेड बाय एम टाउ स्क्वायर डिवाइडेड बाय टाउ, ठीक है। सो ये हमारा आता है 1/2 ई एम टाउ, ये हो गया हमारा ट्रिप वेलोसिटी। यहाँ पर एक डिबेट स्टार्ट हो जाता है। अगर आप एनसीईआरटी के बुक देखेंगे, इधर मैं लगा दूंगा, एनसीईआरटी अगर आप देखेंगे क्लास 12 का, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर ट्रिप वेलोसिटी है वी = ई डिवाइडेड बाई एम टाउ। लेकिन अगर आप क्लास 12 मतलब AC वर्मा सर का कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स देखेंगे, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स, उस बुक में अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि वहाँ पर AC वर्मा सर ने इस तरीके से करके रखा है। और ये चीज़ आज से 2-3 महीने पहले मैंने नोटिस किया कि हमारा जो सॉलिड स्टेट फिजिक्स का CBCS बुक है उसमें भी ये वाला डिराइवेशन करके रखा है, ड्रिप वेलोसिटी को 1/2 ई कैपिटल ई डिवाइडेड बाई एम टाउ बोल के रखा है उन लोगों ने। लेकिन एनसीईआरटी में स्मॉल ई कैपिटल ई डिवाइडेड बाई एम टाउ लिख के रखा है। तो एक वार खड़ा हो गया एनसीईआरटी वर्सेस AC वर्मा में, और आप कह सकते कि एनसीईआरटी वर्सेस हायर फिजिक्स बुक्स में। लेकिन एक ट्विस्ट आता है यहाँ पर। रिचर्ड फेनमैन, हु इज वन ऑफ माई फेवरेट फिजिसिस्ट, जो कि अपने फेनमैन लेक्चर्स सीरीज के जो सेकेंड वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम में वो मेंशन करते हैं ट्रिप वेलोसिटी को एस ई कैपिटल ई डिवाइडेड बाई एम टाउ। वो 1/2 वाला जो टर्म है, हाफ का जो कॉन्सेप्ट है, वो नहीं इंट्रोड्यूस करते। तो यहाँ से बहुत बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। जो बहुत महान राइटर्स हैं, तो उन दोनों के बीच में एक डिबेट जैसा खड़ा हो गया। तो रिसेंटली मैंने एक यूट्यूब चैनल से एक वीडियो देखा, जो कि ऑलरेडी मेरे माइंड में ये डाउट पहले से ही था कि एनसीईआरटी में और कुछ किताबों में ये तो हाफ नहीं रहता, और कुछ किताबों में हाफ मेंशन किया जाता है। तो करेक्ट कौन सा है? तो मैं सोच ही रहा था बहुत दिनों से, लगभग 2 महीनों से सोच रहा था सिर्फ। लेकिन आज मुझे एक वीडियो मिला, जिस वीडियो को देखने के बाद मेरा कॉन्सेप्ट अभी मतलब ऐसा हो गया है कि मैं कुछ बता नहीं सकता। तो एक अलग दृष्टिकोण से अब हम इस प्रॉब्लम को देखेंगे, और अंत में हमको ये पता चलेगा कि ये जो AC वर्मा सर ने जो किया है, 1/2 को जो इंट्रोड्यूस किया है, ये रॉन्ग है। हाँ, ये जो इतना ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट हमने जाना कि हाँ, हम इस फाइनल वेलोसिटी को तो नहीं ले सकते, और हमें तो जो एवरेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम करना पड़ेगा, एवरेज टाइम, तब जाके हमको ट्रिप वेलोसिटी मिलेगा। उस हिसाब से तो ये 100% लॉजिकल होना चाहिए, लेकिन ये नहीं, ये ही करेक्ट है। पर क्यों, कैसे? क्या ये कॉन्सेप्ट करेक्ट है? नहीं, ये कॉन्सेप्ट एकदम लॉजिकलेस है। जो यहाँ पर U को 0 मानता है और फाइनल वेलोसिटी V को लेकर चलता है, ये कॉन्सेप्ट एकदम गलत है। ये कॉन्सेप्ट सही है, लेकिन एक छोटा सा मिस्टेक है, जिस मिस्टेक के कारण ये एक्सप्रेशन आ रहा है। रियल एक्सप्रेशन वही है जो कि एनसीईआरटी में दिया गया है और रिचर्ड फेनमैन सर के लेक्चर्स में दिया गया है। तो अच्छा, तो हम एक बार फिर से एक सिस्टम को कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं 1 2 3 4 5 पार्टिकल को मान के चलता हूँ कि एक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है, जो कि एक बार यहाँ से यहाँ जाता है पोजीशन 1 से पोजीशन 2 तक। उसके बाद ये पार्टिकल पोजीशन 2 से पोजीशन 3 तक जाता है। उसके बाद ये 3 से 4 तक जाता है, और उसके बाद ये 5 नंबर पोजीशन पे आ जाता है। तो इन सभी पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है, ये सभी अलग अलग हैं, और इन पॉइंट्स को रीच करने में जितना टाइम लगेगा वो भी सभी अलग अलग है, T1 T2 T3 T4।
और इनके लेंथ्स को अगर मैं L1, L2, L3 और L4 से डिनोट करूँ तो ड्रीप वेलोसिटी का जो डेफिनेशन है उससे ये एक बात तो क्लियर है कि जो ड्रीप वेलोसिटी होगा वो होगा L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस L5 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5। सॉरी, यहाँ पर T4 तक है तो हम 5 वाले टर्म को नहीं ले सकते। तो यहाँ पर हमने 4 को लेंथ को कंसिडर किया और उनके बीच में जो टाइम इंटरवल है, जितना टाइम कॉलिजन्स में लगेगा, अगर सभी टाइम को हम जोड़ दें और सभी डिस्टेंस को हम जोड़ दें तो हमें जो वेलोसिटी मिलेगा वो हमारा एवरेज वेलोसिटी होगा। इसमें कोई मतलब कन्फ्यूजन की बात नहीं है। ये हमारा एग्जैक्ट डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन में कोई गलती नहीं है। हम इस डेफिनेशन को मान के चलेंगे, यही डेफिनेशन है, हम इसको मान के चलेंगे और हम देखने वाले हैं कि क्या होने वाला है आगे। अच्छा, तो अगर हम एक कोलिजन की बात करें, L1 की बात अगर करें, जो कि AC वर्मा सर ने भी ऐसे एक्सप्लेन किया था, ये तो हमारा गलत कंसेप्ट था, ठीक है। तो अगर हम ऐसे देखें तो L1 विल बी इक्वल टू U1t। हम मान चलते हैं कि जो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ से होगा वो U1 है और यहाँ पर T1 जो कि टाइम T1 है प्लस हाफ ए जो है ए तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा क्योंकि हमारा होल सिस्टम एक सेम इलेक्ट्रिक फील्ड से इन्फ्लुएंस्ड है। सो एक्सेलरेशन विल बी समथिंग कॉल्ड ए एंड T1 स्क्वायर। ये होगा हमारा L1 का एक्सप्रेशन। और ठीक इसी तरह से L2 विल बी इक्वल टू U2 T2 प्लस हाफ a T2 स्क्वायर। Similarly, L3 will be equal to U3 T3 plus half a T3 square and so on। तो अगर हम इसको ऐसे इस वैल्यू को इधर में रख दे और U1 T1 को ये जो टर्म है इसको अगर हम सेपरेट करके लिखें, ठीक है, तो ये U1 T1 टर्म क्या क्या दर्शाता है कि इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। इसका सिग्निफिकेंस जस्ट इतना है कि अगर हमारा एक्सेलरेशन जीरो हो, अगर एक्सटर्नल फोर्स ना हो तो क्या होगा, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा एक कांस्टेंट वेलोसिटी U1 से, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इन टाइम T1, वही तो समझाएगा ना L1 से। तो ये जो U1 T1 टर्म है अगर इसको मैं अलग अलग करके लिखूँ U2 T2 प्लस डॉट 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 और उसके बाद अगर मैं ये जो हाफ ए टी स्क्वायर वाला टर्म है इसको अलग से लिखूँ कि हाफ ए को कॉमन ले लिया मैंने और इधर में T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 एंड डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2 प्लस डॉट 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 4-5 टर्म तक जितना भी है प्लस अप टू T4 समथिंग लाइक दैट। सो अगर इसको मैं ऐसे लिखूँ कि U1 T1 प्लस U2 T2 प्लस डॉट 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 प्लस U4 T4 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस हाफ ए T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2 प्लस डॉट 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 डॉट। सो इधर में बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, थोड़ा मैं जूम करके लेता हूँ। तो इधर में जो कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। ये जो टर्म है हमारा, ये जो टर्म है ये टर्म हमें दर्शाता है कि जब कोई एक्सेलरेशन नहीं है, जो जब कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तब एवरेज वेलोसिटी क्या होगा सभी इलेक्ट्रॉन्स का। कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में एक वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, कोई इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, कोई इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, तो उनका सबका एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, वही तो ये टर्म दर्शाएगा ना। ये जो एवरेज डिस्टेंस है, सभी डिस्टेंस को अगर मैं ऐड कर दूं और उसके बाद टोटल टाइम से डिवाइड कर दूं तो हमें एवरेज वेलोसिटी मिलेगा। और हमने देखा है कि जब इन थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, जो एवरेज वेलोसिटी होता है इलेक्ट्रॉन्स का वो जीरो होता है क्योंकि हमें कोई करंट नहीं मिलता। जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है तो हमें कोई करंट नहीं मिलता, तो हम इस टर्म को जीरो मान सकते हैं। अगर हम इस टर्म को जीरो मान सकते हैं और ये जीरो होगा ही होगा, हमारे जो पार्टिकल्स है वो किसी रैंडम डायरेक्शन में नहीं मूव करेगा, उनका सभी डायरेक्शन में मूवमेंट होगा, इसलिए एवरेज उनका जो वेलोसिटी है वो जीरो होगा, ठीक है। तो हमारे पास एक टर्म ही रह जाता है हाफ ए T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर
प्लस डॉट 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 डॉट, अब जितना भी टर्म ले सकते हैं t4² तक हमने लिया, और डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2 प्लस डॉट 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 t4। अच्छा, यहाँ पर AC वर्मा सर एक एजम्पशन लेते हैं, जो एजम्पशन ये है कि t1 इक्वल टू t2 इक्वल टू डॉट 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 इक्वल टू टाउ। यहाँ से सारा खेल चेंज हो जाता है। मैं इधर में साफ करके थोड़ा लिखूँ तो यहाँ पर खेल स्टार्ट होता है। AC वर्मा सर बोलते हैं कि t1 इक्वल टू t2 इक्वल टू डॉट 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 जितना भी टाइम है उनको मैं टाउ मान लेता हूँ, जो कि हमारा एवरेज टाइम है बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। अगर हम ऐसा मान लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 1/2 a, अगर ये टाउ स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर ऐसे हम n टाइम्स करें तो हमें n टाउ स्क्वायर मिलेगा, डिवाइडेड बाई अगर टाउ प्लस टाउ ऐसे करेंगे तो हमें n टाउ मिलेगा, और अगर n कैंसिल हो जाएगा और टाउ से एक टाउ मर जाएगा, तब हमें मिलेगा हाफ a टाउ, मतलब हाफ a का वैल्यू है E कैपिटल E डिवाइडेड बाई m टाउ। तब जाके AC वर्मा सर करेक्ट होगा। ये यहाँ पर जाके अगर हम ऐसा हो गया, अगर t1 इक्वल टू t2 इक्वल डॉट 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 हम टाउ मान सकते हैं, तब हम बोलेंगे कि हाँ AC वर्मा सर तो करेक्ट है, इसमें कोई मतलब डिबेट की कोई बात नहीं है, सर एकदम करेक्ट है। लेकिन यहाँ पर हो जाता है एक मिस्टेक AC वर्मा सर से। यहाँ पर हम t1 प्लस t2 प्लस t3 ये जो टर्म है, इसको हम t1 इक्वल टू t2 इक्वल टू डॉट 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 टाउ से रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। इसका कोई सेंस ही नहीं बनता, क्योंकि ये जो टाइम है ये सभी टाइम अलग अलग है, और अलग अलग टाइम का एवरेज लेके स्क्वायर करके डिवाइड करें तो हम ऐसा कभी नहीं कर सकते, ये मैथमेटिक्स अलाउ नहीं करता। मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ। मान लेते हैं कि हमारा तीन बार हमारा कॉलिजन्स हुआ है, और उस कॉलिजन में हमारा जो टाइम जो है वो है 5 सेकेंड, 4 सेकेंड और 3 सेकेंड। ठीक है, जो हमारा t1 है वो 5 है, जो t2 है 4 सेकेंड है, और जो t3 है वो 3 सेकेंड है। तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, ऐड कर दूं और डिवाइडेड बाई 5 प्लस 4 प्लस 3 कर दूं, तो ये हमारा क्या होता है, ये जगह ये वैल्यू होता है। अच्छा, अगर मैं ये 5, 4 और 3 इनका एवरेज ले लूँ, ये जो टाइम है इनका एवरेज कोई वैल्यू ले लूँ, ठीक है, जो कि होगा हमारा 4, 5, 4 और 3 का एवरेज होगा 4। तो अगर मैं यहाँ पर एवरेज वैल्यू ले लूँ तो क्या होगा, 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 इंटू 4, मतलब 3 इंटू 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 इंटू 4, 3 कैंसिल, 4 से एक 4 मर गया तो 4 रह गया। तो 4 इज नॉट इक्वल टू 50/12, ठीक है, 50/12 और 4 सेम नहीं है। तो हम ऐसा कभी बोल नहीं सकते कि अगर t1 t2 के t3 इन सब के जगह इनका एवरेज लेके अगर मैं रिप्लेस कर दूँ तो ये दोनों रिजल्ट एक आएगा, कभी एक और सेम नहीं आ सकता। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम कुछ स्टेटिस्टिकल मैथमेटिक्स का यूज़ करते हैं, जो स्टेटिस्टिक्स का यूज़ करते हैं, या मैं अभी यूज़ नहीं कर रहा क्योंकि इसमें बहुत रिगरस मैथमेटिक्स का मतलब एप्लीकेशंस होगा, जो कि जैसे हम वेलोसिटी स्पेस कंसीडर करते हैं उसी तरह हमें टाइम स्पेस को कंसीडर करना पड़ेगा। तो अगर वो मैथमेटिक्स हम करते हैं तो हमें लास्ट में रिजल्ट मिलता है, ये जो टर्म है ये टर्म लास्ट में जाके हमारा मिलता है 2 इंटू टाउ। ये टर्म हमारा टाउ नहीं आता, जो जैसा कि AC वर्मा सर के हिसाब से आता है, ये आता है 2 इंटू टाउ। अगर इधर में 2 इंटू टाउ आ जाता है टाउ के जगह, तो यहाँ पर 2 मर जाता है और यहाँ पर रह जाता है E कैपिटल E डिवाइडेड बाई m टाउ। तो दैट इज रियली द एक्सप्रेशन ऑफ डीप वेलोसिटी। सो NCERT में जो था वो तो सही था, लेकिन उसको समझाने के लिए जो एक्सप्लेनेशन हमारे टीचर्स और प्रोफेसर्स यूज़ करते हैं वो सरासर गलत है। उसका कोई मतलब कोई एक्सप्लेनेशन है ही नहीं के लिए। ये एक बहुत ही निम्न स्तर का एक्सप्लेनेशन है, जो कि एक गलत एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, हम एवरेज वेलोसिटी से ही डील करते हैं, ना कि वेलोसिटी जस्ट बिफोर द कोलिजन। अच्छा, तो ये टर्म सही है, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन गलत है, और जो एक्सप्लेनेशन श्री AC वर्मा सर ने हमें दिया है वो भी गलत है। ठीक है, वो भी गलत है, वो भी
कम्प्लीटली सही नहीं है। उस एक्सप्लेनेशन में अगर हम थोड़ा सा छेड़छाड़ करें एक्सप्लेनेशन से, तो हमें जो ओरिजिनल जो करेक्ट वैल्यू है वो हमें मिलता है। तो दैट वाज द शॉकिंग थिंग आई हैव रियलाइज्ड टुडे। सो आई होप you have enjoyed these things. So thank you for watching completely this video. Thank you so much.